नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। आज आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया इसी के चलते, और जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के सामने जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटे और पटाखे भी फोड़े हैं, अपनी खुशी का इजहार किया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं जेडीयू के, और उसी पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक आहूत है, अभी भी चल रही है। कल भी हम लोगों ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की थी, जिसका संक्षिप्त उल्लेख मैंने कल शाम को किया था। आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, जिसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया, और उन्होंने पार्टी में और अधिक समय अन्य राज्यों को भी देंगे ऐसा विश्वास भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिलाया। दूसरे अपने निर्णय में उन्होंने श्री आरसीपी सिंह जो नेता लोकसभा में हैं उनका नाम प्रस्तावित किया, और सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुके हैं। एक अन्य प्रस्ताव में जो घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, नहीं आप लोग बोलोगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे, पार्टी का तो कोई आदमी बोलेगा नहीं, बिल्कुल चुप रहिए ना। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था, तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी, और मुझे बड़े फख्र के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये फली फूली और अपने चरम पर थी, जब 23 पार्टियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यरत थी, और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन घटक दलों के बीच में नहीं था। और मैं और प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो शेख अब्दुल्ला साहब के जेल में हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पोते उमर अब्दुल्ला भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थी। ममता जी भी उनकी सरकार में मंत्री थी। मायावती जी, उनका भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। टीडीपी, उस पार्टी का भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। शरद पवार जी एक बड़े आयोग के चेयरमैन थे, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त था। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था
कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाएंगे। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे पटना से संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी, आज प्रेस वार्ता की गई, 2 दिवसीय जो कार्यकारिणी की बैठक आज होनी थी जेडीयू की, वो भी पूरी हो चुकी है। क्या कुछ मंथन से अमृत निकलकर बाहर आया? कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसको राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पारित करा लिया गया। देखिए, आज का बैठक का जो थीम था, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण सूचना यही थी कि अब जदयू की कमान जो है आरसीपी सिंह संभालेंगे और नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे और ऊपर से जदयू को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे। लेकिन दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो रिश्ते हैं, बनते बिगड़ते रिश्तों को लेकर एक रिफ्लेक्शन था, एक कहीं ना कहीं आईना दिखाया है जदयू ने भाजपा को, और भाजपा को इशारों में बताया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बिल्कुल नहीं है, वो सरकार में उनकी सहयोगी बिहार में है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर जिस तरह जदयू ने रिएक्ट किया है, कहीं ना कहीं बहुत हार्ड रिएक्शन इसको कहा जा सकता है कि एक सधे हुए शब्दों में बड़ा हार्ड रिएक्शन था। और दूसरी बात जो यानी कि शशांक जी, कहा जा सकता है कि ठेस लगी है अरुणाचल प्रदेश वाले मामले को लेकर, जो झटका बीजेपी ने दिया है, और वो ठेस, वो कसक बार बार बाहर आ रही है जेडीयू की तरफ से। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो अंदर बैठक हुई है उसमें अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर जदयू काफी, एक तरह से कहा जाए कि परेशान है और जदयू इसको बहुत ही गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं मान रही है। तो जदयू ने एक हार्ड मैसेज देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को भी। तो हार्ड मैसेज देने के क्रम में जो लव जिहाद वाला कानून भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सरकारें बना रही हैं, उसको लेकर स्पष्ट उन्होंने राय रख दी कि वो लव जिहाद वाले फार्मूले के बहुत विरोध में है और ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। यानी निश्चित रूप से उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है राना कि बिहार में जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, और जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा है, उस एजेंडे को जहां पर आम सहमति दोनों दलों का नहीं है, जदयू बिल्कुल लागू नहीं करेगी। तो यही मैसेज था जो लव जिहाद के मुद्दे को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल किया गया है। यानी अरुणाचल में जो ठेस मिली है उसको कहीं ना कहीं लव जिहाद वाले कानून के मुद्दे पर बयान देकर या उस मुद्दे को राष्ट्रीय परिषद में उठाकर जदयू ने एक मैसेज दिया है भाजपा को। जी, शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। जेडीयू की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक का आज अंतिम दिन रहा। बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। वीआईपी न्यूज ने पहले ही आपको बता दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान किसी और के हाथों में दी जा सकती है। हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। अब जेडीयू की कमान नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह के हाथों में है। खुद नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के नाम को प्रस्तावित किया। इसके साथ ही बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर भी मंथन जारी रहा जो प्रदेश की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अंत भला तो सब भला, ये अंतिम चुनाव है। हालांकि बाद में कहा कि वो अंतिम चरण का चुनाव था, इसीलिए ऐसा कहा था। लेकिन उसी समय नीतीश ने अपने सियासी वारिस के तौर पर आरसीपी सिंह के नाम का संकेत दे दिया था। पार्टी के नेता भी कई बार बोल चुके थे कि नीतीश के बाद उनका राजनीतिक वारिस आरसीपी सिंह ही होंगे। कार्यकारिणी में नीतीश की बात पर मुहर लग गई है। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब जेडीयू की कमान उनके हाथों में दे दी गई। कमान के साथ ही साथ आरसीपी सिंह के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, इसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया। और
उन्होंने पार्टी में और अधिक समय अन्य राज्यों को भी देंगे, ऐसा विश्वास भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिलाया। दूसरे अपने निर्णय में उन्होंने श्री आरसीपी सिंह जो नेता लोकसभा में हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्टी के सभी फैसलों में उनकी सहमति अनिवार्य होती है। अब आरसीपी सिंह के हाथों में जेडीयू की कमान है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी। जेडीयू के सामने बिहार में खिसकती जमीन बचाने की चुनौती है, संगठन विस्तार की जिम्मेदारी है और जेडीयू के अंदर अरुणाचल की घटना के बाद काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। ऐसे में जेडीयू के सामने चुनौतियां हैं कि वो बीजेपी को कैसे जवाब दे। अब एक नजर डालते हैं कौन है आरसीपी सिंह। बीजेपी को उन लोग जो है अपना जो मुद्दा जो है वो लोग भूल गया है। इसलिए बीजेपी को जो असम में कैब के जो विरोध हम लोग किया था जीडीयू से लेके, लेकिन वो लोग जो पूरा क्या कर रहा है कि वो लोग जो जितना जो काम जो करना चाहिए जो विकास के लिए, वो सब मुद्दा में जो जुमलाबाजी करना। आरसीपी सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय परिषद ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। चुनाव के दौरान ही नीतीश बता चुके थे अपना उत्तराधिकारी। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं आरसीपी सिंह। एक ही जिले और एक ही जाति से आते हैं दोनों। बेनी प्रसाद वर्मा ने नीतीश से आरसीपी को मिलाया था। आरसीपी सिंह की जेडीयू में नंबर 2 की सियासी हैसियत। राजनीति में शामिल होने से पहले प्रशासनिक सेवा में रहे। 5 सालों तक नीतीश के प्रधान सचिव रह चुके हैं। जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद हैं आरसीपी सिंह। जेडीयू के चाणक्य कहे जाते हैं आरसीपी सिंह। चुनाव के समय सीटों का बंटवारा हो या पार्टी में प्रत्याशियों का चयन, सीएम नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। हालांकि पार्टी में पिछले साल कार्यकर्ताओं की रैली में भीड़ जुटाने में आरपी सिंह बेहद सफल नहीं रहे थे। आरसीपी सिंह पिछले 2 बार से राज्यसभा के सदस्य हैं। वो पहली बार 2010 में राज्यसभा गए थे और उसके बाद 2016 में फिर से उन्हें नीतीश कुमार ने भेजा था। अब आरसीपी सिंह के सामने पार्टी को ढलान से उबारने की चुनौती है। अरुणाचल की घटना ने पार्टी के अंदर जो घमासान मचाया और नेताओं का मनोबल तोड़ा, उसे उभारना है। बिहार में सियासी जमीन को बरकरार रखना है। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना सहयोगी है और जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने श्री आरसीपी सिंह जी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। आरसीपी जी एक पुराने ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत ही अनुभवी प्रशासक हैं और जनता दल यूनाइटेड के एक पिलर की तरह है। नीतीश ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान ये बात कही थी कि उनके बाद सब कुछ आरसीपी सिंह ही देखेंगे। ये पहला मौका था जब सीएम नीतीश कुमार ने 2 टूक शब्दों में उनके बाद पार्टी में कौन उनका राजनीतिक वारिस होगा ये कहा। वैसे भी आरसीपी सिंह को जेडीयू में नंबर 2 भी माना जाता था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह संगठन का काम काफी पहले से देख रहे हैं। वो संगठन में महासचिव का पद भी संभाल रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, लिहाजा उन्हें अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है। आरसीपी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आगे का रास्ता चुनौतियों भरा होगा। एक तरफ विपक्ष मजबूती से खड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का सितम। लेकिन देखना अहम कि इस सितम से कैसे बचेगी अब जेडीयू। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना।
अजब है, लेकिन सच में एक जीता जागता उदाहरण औरंगाबाद में देखने के लिए मिला। जिले के रफीगंज की एक महिला ने एक ऐसे विचित्र बच्चे को जन्म दिया है जिसका इंटेस्टाइन सिस्टम पेट से पूरी तरह से बाहर है। प्रसूता के परिजन ने आनंद फानन में उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल स्थित SNCU लाए, जहां फिलहाल उसे चिकित्सीय देखरेख में रखा गया है। SNCU के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा ने बताया है कि यह बीमारी है और सर्जरी के माध्यम से इसे दुरुस्त किया जा सकता है। उन्होंने बच्चे को पटना IGIMS रेफर किए जाने की बात कही है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोसिएसिस, जो कि आंत सब बाहर चलाता है बच्चे। एक कंजेनिटल होता है ना, एक कंजेनिटल होता है, जन्म से ही होता है, और इसको सर्जिकल चाहिए अभी, इसलिए हम लोग रेफर कर रहे हैं इसको IGIMS। अभी तो कंडीशन मैंने देखने में ठीक लग रहा है, ऑक्सीजन भी मेंटेन कर रहा है। मतलब जन्म से ही ऐसा आया कि जन्म से ही होता है। ये तस्वीरें औरंगाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां महिला ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया है कि उसकी ये एक बीमारी है जिसको सर्जरी के बाद ठीक किया जा सकता है। बेगूसराय का सदर अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा बेहतर सुविधा देने के लिए, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें उसकी क्या कुछ कहती है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिएगा। सोचेगा कि एक महिला को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है और उसे इस तरह से रिक्शा में ले जाया जाता है। अगर ऐसे में ऐसे सदर अस्पतालों को प्रथम स्थान बेहतर सुविधा के नाम पर दिया जाए तो फिर कैसे यकीन किया जाए? क्या फिर यूं ही कहा जाए कि बेहतर सुविधाएं इन्हीं को कहते हैं, जहां एम्बुलेंस तक नसीब ना हो किसी मरीज को? डेट हो गए तो यहाँ पे हम लोग बोले कि ले जाने के लिए एम्बुलेंस यहाँ पे 2 बार गए तो बोले खराब है एम्बुलेंस, डेड बॉडी वाला नहीं है, ये है ड्राइवर नहीं है। तो हम लोग क्या करें, किसी तरह लेके जा रहे हैं लाश को। रिक्शा भी बाहर तैयार नहीं हो रहा है, तो किसी तरह अपना बाइक से जिससे लाए थे उसी से जा रहे हैं लेके। एकदम शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार जिन अस्पतालों को प्रथम स्थान देती है बेहतर सुविधा देने के नाम पर, उन्हीं अस्पतालों की तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेगूसराय से ये तस्वीर है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था लचर नजर आ रही है। एक महिला की मौत हो जाती है, उसके शव को घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होती है। जब परिजन एम्बुलेंस की बात करते हैं तो एम्बुलेंस सामने खड़ी होती है अस्पताल के परिसर में, लेकिन तमाम बहाने बना दिए जाते हैं। कभी ड्राइवर नहीं है, कभी एम्बुलेंस खराब है। सोचेगा कि अगर बेहतर सुविधा वाले अस्पतालों की स्थिति यह है तो खराब अस्पतालों की स्थिति कैसी होगी, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से बेहतर लगाया जा सकता है। और ये तस्वीरें इतनी शर्मसार कर देती हैं। सोचिएगा कि एक तरफ जहां सरकार कहती है कि वो सब कुछ बेहतर कर देगी, सरकार कहती है चुनाव से पहले जिस तरह के वादे, जिस तरह के दावे किए गए थे, मैनिफेस्टो में जिस तरह की बातें कही गई थी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होगी, बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर विकास होगा, अगर ये वही तस्वीरें बेहतर वाली हैं तो फिर आप सोचिएगा कि क्या आपको ऐसी ही बेहतर सुविधाओं की जरूरत थी? क्या इन्हीं बेहतर के वादे किए गए थे चुनाव में? और अगर इसी को कहा जाता है विकास, तो माफ कीजिएगा सरकार, ऐसा विकास नहीं चाहिए होगा ना आपको, ना हमको, ना किसी और को।
आज से 45 वर्ष पहले चास नाला में एक दुर्घटना हुई थी। आज उसकी 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खान दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में आज बिहार का एक लाल चेन्नई गया था पढ़ने के लिए। सोचा था उसके पिता ने कि कुछ बनकर लौटेगा, लेकिन उधर से अगर वापस लौटा तो मृत के रूप में लौटा, शव के रूप में लौटा। आरोप उसी के दोस्त पर लगा और वही पिता आज जब पटना के थाने में, गांधी मैदान थाने में पहुंचा तो पुलिस ने इस बात को बताया कि चेन्नई का मामला है और चेन्नई की पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। यह भी बताया कि आरोपी जो दोस्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। यह तस्वीर उसी हॉस्टल की है जहां उस मृतक आदित्य की हत्या की गई थी। पूरी वो गैलरी खून से सनी हुई मिली। 22 तारीख को फ्लाइट से गया और बोला कि पापा मेरा वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम देना था और उसके लिए वो गया, वहाँ तैयारी कर रहा था हॉस्टल में रह के। और ये 24 तारीख की रात को उसको मतलब वो बाथरूम के लिए निकला। अब वो उसके कैंपस में ही बाथरूम बरामदा टाइप का है, उसी में वो गया तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे जो झगड़ रहे थे आपस में। तो मेरा बेटा गया उस बीच में उसको छुड़ाने के लिए कि भैया ऐसे नहीं करो। जब वो लोग क्या किया कि उसको मतलब छोड़ के और मेरे बेटे के पीछे पड़ गया, उसको रॉड से बहुत बुरी तरह से मारा, काटा छाटा और उसका गला काट दिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आज एक पीड़ित पिता पुलिस थाने पहुंचा गांधी मैदान में, क्या कुछ पूरी स्थितियां वहां पर रही? अनिल जी बिल्कुल राणा, मैं बता दूं कि चेन्नई में हुए जिस छात्र की मौत के बाद अब पटना में भी इसकी गुहार देखी जा रही है। वहीं इनके जो मृतक के पिता हैं, आदित्य शर्मा के पिता हैं, वो आज पटना के गांधी मैदान थाने में पहुंचे थे गुहार लगाने के लिए। हालांकि इस गुहार को थाने ने नहीं सुना है और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि मामला जो है चेन्नई से जुड़ा हुआ है। वहां के निकटवर्ती थाने में जो है ये मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके बाबत उनके पिता जो है रोशन शर्मा जो है वो लगातार गुहार लगाते हुए दिख रहे थे और लगातार ये कहते हुए भी दिख रहे थे कि हमारे बच्चे की निर्मम हत्या की गई है, न कि उसका कोई दुर्घटना में मौत हुआ है। वही बता दें कि अनिल क्या उनके पिता ने इस बारे में भी कुछ बताया कि आखिर अगर उसकी हत्या की गई है तो कुछ कारण अभी तक सामने आ पाए हैं, स्पष्ट हो पाए हैं? बिल्कुल राणा, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से उनके पिता ने, मृतक के पिता ने ये साफ तौर पे बताया है कि वहां पे आप साफ तौर में जो वायरल वीडियो है उसमें भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां के छात्र जो है लाठी डंडे के बल पर किसी को मारने के लिए पहुंचे थे। वहीं उनके पिता ने साफ तौर पे ये कहा है कि वहां पे दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, छात्रों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, उसमें ये बीच बचाव करने गया था, जिस दरमियान में यह घटना घटा है और तेज धारदार किसी हथियार से उस पर वार कर उसके गले को काटा गया है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है संदेहास्पद स्थिति में मौत का है और कहीं ना कहीं हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में पिता लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दोषी बचे नहीं। इस वजह से हम यहाँ थाने में भी आए थे ताकि मुझे जो भी मुजरिम है उसको वहीं अनिल बिहार पुलिस क्या सहायता करने की बात कह रही है और किस तरह इस मामले में ठोस कदम उठाने की बात कह रही है? अगर बात करें हम बिहार पुलिस की तो अभी इस मामले को इन्होंने पूरी तरह से संज्ञान में तो नहीं लिया है, लेकिन हालांकि ये जान रहे हैं कि किस तरह की घटना है और वहीं ये कहते भी दिख रहा है ये मामला जो है दूसरे राज्य का है, दूसरे राज्य में पढ़ने गए थे जहाँ पे घटना हुआ है, वहाँ की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है मृतक के मौत का मामला जो है वो गहराता हुआ दिख रहा है। जी अनिल, एक पिता ने अपने बेटे को चेन्नई भेजा था कि पढ़ लिख कर कुछ बनकर वापस लौटेगा। जब उस पिता को इस बात की खबर मिली कि वो कुछ पढ़ लिख कर तो क्या बनेगा, शव हो चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है और घर लौटकर आ रहा है तो मृत शरीर के साथ, क्या गुजरी होगी उस परिवार पर, उस पिता पर, उस मां पर? अनिल बिल्कुल राणा, जिस तरह से ये शोक का माहौल उसके पूरे परिवार में है, वहीं उनके पिता जो है वो साफ तौर पे कहते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बात बिहार की में फिलहाल इतना ही।